हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम गुजरात बोर्ड के जो लास्ट ईयर पेपर हुए थे मींस सेशन 2022-23 उन पेपर्स में क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर था, इस पेपर के सेक्शन ए को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर था लास्ट ईयर का गुजरात बोर्ड का, उसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, गुजरात बोर्ड के जो भी क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं वेदर इट इज स्टैंडर्ड और बेसिक, उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके जो भी आपका रिक्वायर्ड सेक्शन है उस सेक्शन को जाके देख सकते हो। और सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने लास्ट ईयर के सीबीएसई के जो भी क्वेश्चन पेपर थे मैथमेटिक्स के, वेदर इट इज ऑफ बेसिक और स्टैंडर्ड, उन सभी क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस किया है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पेपर के किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को देखना चाहते हो, सभी वीडियोस हमने सेक्शन वाइज बनाए हैं। हर एक वीडियो में आपको उस सेक्शन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को देखना चाहते हो या उस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। उस सीबीएसई जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको सॉल्यूशन के जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, मोर इम्पोर्टेंटली अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल सके। ओके, इन क्वेश्चन पेपर्स के बाद में हम सीबीएसई के जो भी केस स्टडी के क्वेश्चन पूछे गए थे चैप्टर वाइज, जो लास्ट ईयर पूछे गए थे 2022-23 के क्वेश्चन पेपर्स में, उन सभी केस स्टडी के क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 से कौन कितने केस स्टडी पूछे गए थे, चैप्टर 2 से। ओके, तो उन वीडियोस के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल जाएगा अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया है ऑल नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम सेक्शन ए जो है गुजरात बोर्ड मैथमेटिक्स बेसिक का लास्ट ईयर का, उसको डिस्कस करते हैं। Before starting the section A, this is about myself. I have 7+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by central and state government commission as well as department. Okay? Now move on करते हैं सेक्शन ए को। जो सेक्शन ए था मार्च 2023 का पेपर है, जैसा कि मैंने बताया लास्ट ईयर का पेपर था जो गुजरात बोर्ड का हुआ था क्लास 10th का। इसके सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कितने होते हैं? 16 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 1 to 16, और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है। ओके, अब ये 60 क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं ट्रू फॉल्स टाइप में, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में या फिर एमसीक्यू टाइप में। तो इन सभी क्वेश्चंस को हमें देखना है इस वीडियो में। तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है वो आपके ट्रू फॉल्स टाइप है। ओके, मीन्स जो आपको स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, जस्ट आपको इतना आंसर शीट में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है एचसीएफ ऑफ 17 और 23 इज इक्वल टू 1। ये दो नंबर है 17 और 23, इनका एचसीएफ आपको बताना है कि क्या 1 है या फिर नहीं है। अब एक चीज मुझे बताइए, 17 और 23 जो है ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर बनते हैं, या तो 1 बनेगा या फिर वो नंबर खुद बनेगा। तो अगर मैं 17 के फैक्टर बनाता हूं तो 17 का फैक्टर बनेगा 1 और 17 इटसेल्फ। सिमिलरली अगर मैं 23 के फैक्टर बनाता हूं तो इसके फैक्टर बनेंगे 1 और 23 इटसेल्फ। आई बात समझ में? और एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है? दो नंबर गिवन है या दो से ज्यादा नंबर आपको गिवन है तो एचसीएफ उन दोनों नंबर्स में जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा है वो आपका होता है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1 और 1। इट मीन्स कॉमन दोनों नंबर्स में जो आ रहा है प्राइम फैक्टर वो है 1, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 1। इट मीन्स ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, इफ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 देन द नंबर ऑफ जीरोज आर 3। जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसके जो वेरिएबल है x, उसकी डिग्री कितनी है? मैक्सिमम डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की जो पावर होती है या हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है।
तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, और जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उस डिग्री के इक्वल होते हैं हमेशा। तो अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री ही 2 है, मींस वेरिएबल की पावर ही 2 है, मींस x की हाईएस्ट पावर ही 2 है, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ही कितने हो सकते हैं? 2 ही पॉसिबल हैं। 2 से कम पॉसिबल हो सकते हैं अगर दोनों जीरो सेम आ जाए, 1 हो सकता है, या फिर दोनों जीरो जीरोस हो जाए। आई बात समझ में? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल के कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, बट आपको यहाँ दे रखा है द नंबर ऑफ जीरोस आर 3। इट मींस जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इक्वल टू 1 देन ए इक्वल टू 90 डिग्री। आपको पता है ए इक्वल टू 90 डिग्री पे जो साइन की वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री हमेशा क्या होता है? 1 होता है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है। आई बात समझे? तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है। आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए कुछ स्पेसिफिक एंगल पे, मीन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री पे। नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ साइन ए एंड कॉस ए नेवर बी ग्रेटर देन 1। बिल्कुल सही है। साइन ए और कॉस ए की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से छोटी पॉसिबल है। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं, ये सपोज मैं राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं, जो राइट एंगल है बी पर, ये यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट सी ले लिया मैंने। ये सपोज एंगल जो है वो थीटा बन रहा है ए पर। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, या अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो अपोजिट साइड क्या है? बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, क्यों? बिकॉज यहाँ जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, वो इस राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल हो सकता है। बाकी जो दो एंगल होंगे, एंगल सी और एंगल ए, वो दोनों मिलकर 90 बनाएंगे, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया है बी पे, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। इट मींस हाईएस्ट एंगल जो बनता है वो कहां बनता है? बी पे या फिर राइट एंगल पर। तो जो भी हाईएस्ट एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड की लेंथ भी हमेशा क्या होगी? हाईएस्ट होगी। तो अगर ये हाइपोटेन्यूज एसी है, तो एसी देखो हमेशा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। वो दोनों साइड से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर किसी भी रैशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ज्यादा है, यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि एसी जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? बीसी से। और एसी जो है वो एबी से भी ग्रेटर होगा। आई बात समझ में? तो अगर AC BC से बड़ा है, इट मीन्स डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये जो नंबर है ये कभी भी 1 से बड़ा पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? सिमिलरली अगर मैं कॉस की बात करता हूँ, कॉस थीटा या फिर कॉस ए की बात करता हूँ, कॉस ए क्या हो जाएगा आपके पास में? AB अपॉन AC हो जाएगा। तो यहाँ पे भी डिवाइड में देखो हाइपोटेन्यूज आता है, तो ये जो AC है वो ऑलवेज AB से तो क्या होगा? बड़ा ही होगा। इट मींस डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा होगा। तो जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो वो नंबर ऑलवेज लेस देन 1 ही आएगा। इट मींस ये साइन थीटा भी लेस देन 1 होगा और कॉस थीटा भी क्या होगा? लेस देन 1 होगा हमेशा। अगर साइन और कॉस लेस देन 1 है तो इनके रेसिप्रोकल जो होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो कोसेक और सेक हमेशा क्या होंगे? फिर 1 से बड़े होंगे। अगर साइन कॉस छोटे हैं 1 से, तो इनका रेसिप्रोकल उल्टा हमेशा 1 से बड़ा हो जाएगा। उसका भी यही रीजन है, हाइपोटेन्यूज उसमें क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर बन जाएगा। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो नंबर ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन 1 ही हो सकता है। ओके, ये जो हमने ट्रू फॉल्स वाले थे, तो ये जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? फिर ट्रू हो जाएगा। साइन और कोसेक की वैल्यू नेवर बी ग्रेटर देन 1, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको दे रखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव 5 to 10। आपको क्वेश्चन नंबर 5 to 10 तक आपको एमसीक्यू टाइप है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर जो है वो पिक करना है। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है? देखो, इफ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर P इज इक्वल टू AB स्क्वायर।
and q is equal to a cube b where a and b are prime numbers, then LCM of pq। अब LCM of pq क्या होता है, देखो p आपको दे रखा है a b स्क्वायर और q दे रखा है a क्यूब b। तो जब भी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है तो अगर जो भी नंबर हमें गिवन है उन नंबर्स में सबसे तो पहले ये देखो कि कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा आ रहा है। अब ए और बी आपको यहाँ पे प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, तो कॉमन प्राइम नंबर्स जो है उस कॉमन प्राइम नंबर की जो हाईएस्ट पावर वाली है उस वैल्यू को आपको एलसीएम में कंसीडर करना है। तो कॉमन प्राइम नंबर क्या है, यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे ए है, तो ए की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, ए क्यूब। सिमिलरली कॉमन प्राइम नंबर क्या है, यहाँ बी है और यहाँ बी स्क्वायर है, तो बी अगर कॉमन प्राइम नंबर है तो बी की हाईएस्ट पावर कितनी है, बी स्क्वायर। ये तो वो नंबर हो गए जो कॉमन है। अगर इसके सिवाय भी कोई कॉमन नहीं होता, सपोज यहाँ पे डी होता, यहाँ पे सी होता और यहाँ पे डी होता, आई बात समझ में, तो जो कॉमन नहीं है उनको भी हम एलसीएम में इंक्लूड करते हैं। जो प्राइम फैक्टर कॉमन है उसकी तो हाईएस्ट पावर हम इंक्लूड करेंगे, जो कॉमन नहीं है उसमें जितने भी जो अनकॉमन प्राइम फैक्टर है उनको भी सबको एलसीएम में इंक्लूड करना होगा। तो अगर एलसीएम की बात करूं, यहाँ तो ये ए और बी दे रखे हैं, तो ए और बी में जो ए और बी दोनों कॉमन नंबर्स है तो दोनों की जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा एलसीएम बन जाएगा। तो फर्स्ट नंबर ए की हाईएस्ट पावर क्यूब है और बी की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, तो ए क्यूब बी स्क्वायर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर, ये दो लाइंस आपको दे रखी है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको ग्राफिकली अगर देखना है तो सबसे पहले आपको जो लाइंस दे रखी है वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और ये सपोज सेकंड लाइन में एज्यूम कर लेता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब भी दो लाइंस की या पेयर ऑफ लाइंस की आपको कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी या फिर पैरेलल होगी, तो उस केस में आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, a1 बाई a2 फाइंड आउट करोगे, b1 बाई b2 फाइंड आउट करोगे और c1 बाई c2 फाइंड आउट करोगे। तो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, a1 होता है फर्स्ट लाइन में x का कोफिशिएंट मींस 6, a2 होता है सेकंड लाइन में x का कोफिशिएंट मींस 2, तो ये 2 से 6 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3। सिमिलरली b1 बाई b2 अगर मैं फाइंड आउट करूं तो b1 क्या है, फर्स्ट लाइन में y का कोफिशिएंट -3 अपॉन सेकंड लाइन में y का कोफिशिएंट -2y, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये भी क्या आ गया हमारे पास में 3 आ गया। c1 बाई c2 क्या है, ये 10 है और c1 10 है और c2 क्या है 9 है, तो ये 10 बाई 9 ही आएगा। तो अब हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि a1 बाई a2 की जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, b1 बाई b2 की वैल्यू के, और ये नॉट इक्वल है किसके, c1 बाई c2 के। तो जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये कंडीशन आ जाती है कि a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के तो इक्वल है, बट ये दोनों जो है वो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में जो लाइंस होगी वो ऑलवेज कैसी लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस होगी। अगर ये तीनों ही इक्वल आ जाते हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो उस केस में वो जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है। कोइंसिडेंट लाइन मींस एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। तो जब भी लाइंस कोइंसिडेंट होंगी उस केस में उसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू हो जाता है b1 बाई b2 के, मींस ये इस तरीके से a1 बाई a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के, तो उस केस में वो लाइंस कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है वो एक पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करके जाएगी। अब एक और चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि जब भी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी तो हमें उन जो पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन होगी उनका हमें सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और जब भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा तो वो जो सिस्टम होगा उन दो पेयर ऑफ इक्वेशंस का या पेयर ऑफ लाइंस का, तो वो सिस्टम ऑलवेज कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। जब भी हमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, वेदर इट इज यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो उन दो लीनियर इक्वेशन से बनने वाला जो सिस्टम होगा ऑलवेज कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा।
जब भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन हमें कब नहीं मिलेगा, जब वो दोनों जो लीनियर इक्वेशन है वो एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो उन पैरेलल लाइन से बनने वाला सिस्टम ऑलवेज क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, मींस हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इक्वेशंस गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो इस केस में उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d, वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। रियल और डिस्टिंक्ट, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, जब रियल की बात हो। सिर्फ अगर डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और d इक्वल टू 0 होता है तो रियल एंड इक्वल हो जाता है, ध्यान रखना। और d डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मींस ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इसमें गिवन है, इफ a 0,6 एंड b 0,-2 देन द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो आपको a और b के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। d इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये अप्लाई करोगे तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया आपके x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ओके, तो x1 है 0 माइनस x2 भी है 0, तो ये तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 क्या है 6 माइनस y2 क्या है -2 का होल स्क्वायर। तो d की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ये 0 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस 6 माइनस ऑफ -2 मीन्स +2 हो गया, तो 6 + 2 क्या हो गया 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो d की वैल्यू जो आ गई वो आपके पास में आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 64, और स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है, प्लस माइनस 8 होता है, बट d जो है वो एक क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, दैट इज वाई d की जो वैल्यू लेंगे हम क्या लेंगे, 8 लेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये देखो, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये जो पॉइंट ए होगा, एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 6 है, तो जब भी x 0 होता है तो वो पॉइंट क्या होता है, y एक्सिस पे बिलोंग करता है। तो ये जो पॉइंट होगा, सपोज ये यहाँ होगा, ये 0,6 पॉइंट है ए पॉइंट, इसका मतलब इसने ओरिजिन से 6 डिस्टेंस कवर की है y डायरेक्शन में। सिमिलरली ये जो पॉइंट बी होगा, ये 0,-2 है, इट मीन्स ये ओरिजिन से नीचे की तरफ जा रहा है माइनस एक्सिस में, है ना, माइनस वाई एक्सिस में, ये हो जाएगा 0,-2, ये आपका पॉइंट बी है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही देख के बता सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है, ये सपोज अगर मैं ओ लेता हूं तो ये एओ डिस्टेंस 6 है और ओ बी डिस्टेंस कितनी है, 2 है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 80 मार्क्स आउट ऑफ 80 इन मैथ्स पेपर इज। तो आपके पास में टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबल हैं। अब देखो यहाँ पहली बात तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, बिकॉज यहाँ इंटीजर मार्क्स की अगर बात करता ना तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली सही होता। आई बात समझ में, बिकॉज मार्क्स तो पॉइंट्स में भी पॉसिबल है, 10.5 भी आ सकते हैं, 70.5 भी आ सकते हैं, 0.25 भी आ सकते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है इसमें, है ना। बट अगर हमें यहाँ इंटीजर्स लिखा होता, और इस केस में आपको ध्यान रखना हमेशा इंटीजर्स मार्क की ही बात करेगा वो, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं। अब टोटल जो होता है वो कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 0 मार्क्स भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, और लास्ट मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 80 आ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स की अगर मैं बात करूंगा तो 1 से लेके 80 तक 80 हो गए, और ये 0 एक और हो गया, तो मीन्स टोटल आउटकम्स 81 पॉसिबल है। ओके, और हमारा फेवरेबल आउटकम कौन सा है, फेवरेबल आउटकम जब क्या हो जाए 80 आउट ऑफ 80 आ जाए, मीन्स फेवरेबल क्या है हमारा 80 है, इट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो होगा वो 1 आ जाएगा।
1 क्यों आएगा? बिकॉज जो 80 वाला नंबर है वही हमारा क्या है, फेवरेबल है आउट ऑफ 81 नंबर। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी ऑफ दैट इवेंट वो क्या आ जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल केस है हमारा 1 और टोटल केस है 81, तो आंसर जो आएगा वो 1/81 आएगा। वैसे क्वेश्चन सही नहीं है पूरी तरीके से, बट आपको इंटीजर कंसीडर करके चलना है, ध्यान रखना कि ऑप्शन जो दे रखे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10। फॉर द गिवन फिगर इफ y इज इक्वल टू px देन नंबर ऑफ जीरोस आर। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है और एक यहाँ कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। इसमें आपको दे रखा है द एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है, कोई भी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ध्यान रखना। एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है यहाँ पे एब्सिसा। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेस देन टाइप and of more than type cumulative frequency curves of a grouped data gives its। देखो ये ओजाइव पे है क्वेश्चन, स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 13 जो है अब आपके सिलेबस में, ठीक है, वहां का क्वेश्चन है, बट अब ये हट चुका है। पहले था ये स्टेटिस्टिक्स में। इसमें देखो क्या होता है, एक ये कर्व बनते हैं, जब आप मीडियन पढ़ोगे तो उसमें बताएंगे। ओजाइव कर्व क्या होता है, ये देखो लेस देन कर्व कुछ इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ता है, और मोर देन वाला जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से ऐसे नीचे आता है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा मीडियन को शो करता है, ध्यान रखना। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन आ जाएगा यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 होती है हमेशा, ध्यान होना चाहिए। श्योर इवेंट कैसे हो सकता है, श्योर इवेंट जैसे अगर आप बात करोगे कि जो किसी भी ईयर का फर्स्ट डे जो होगा वो हमेशा 1 जनवरी होगा, तो ये क्या है, ये श्योर इवेंट है। किसी भी ईयर का जो फर्स्ट डे होगा वो हमेशा 1 जनवरी ही होगा। आई बात समझ में? तो उस केस की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। बाकी जो भी प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन अ 1 पॉइंट। टेंजेंट जो होती है वो एक ही पॉइंट पे क्या करके जाती है, टच करके जाती है ना, वही क्या होता है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है सर्कल, ये इस तरीके से। तो ये यहाँ पे एक कोई कॉमन पॉइंट होगा जिसपे सर्कल और लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेंगे या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करेंगे। तो टेंजेंट हमेशा 1 पॉइंट पे क्या करके जाती है, इंटरसेक्ट करके जाती है। अगर सीकेंड की बात करता है तो सीकेंड हमेशा 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अ सर्कल विच टचेज ऑल द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक सर्कल है जो एक क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो मैं एक सर्कल बना लेता हूं सबसे पहले। तो ये सपोज सर्कल है मेरा, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। ये सर्कल है सपोज, ये सर्कल जो है एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। चारों साइड को मैं टच करवा देता हूं इस तरीके से, ठीक है। एंड ये इस तरीके से है। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। ABCD क्वाड्रिलेटरल सर्कल की सभी साइड्स को अगर टच करके जाता है तो अपोजिट साइड्स का सम क्या होता है, इक्वल होता है। इट मींस अपोजिट साइड का मतलब AB प्लस CD की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी किसके, AD प्लस BC के।
मीन्स इस साइड का सम इस साइड का सम इक्वल होगा किसके, इन दोनों साइड के सम के। तो ए बी आपको दे रखा है 7 है, प्लस सी डी आपको दे रखा है 4 है, इज इक्वल टू ए डी आपको फाइंड आउट करना है, तो ए डी की जगह ए डी रख देंगे। बी सी आपको गिवन है 3, तो ये 3 हो जाएगा। 7 प्लस 4 कितना हो गया 11, 11 माइनस 3 आ जाएगा ए डी की वैल्यू, जो इक्वल होगी किसके 8 के। आंसर आ जाएगा इसका 8। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखो 3 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको ये पता है कि 3 में से कोई एक तो आंसर होगा ही होगा। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज, आपको किसी भी सर्कल के जो सेक्टर होता है उस सेक्टर की जो आर्क होती है उसके लिए आपको फॉर्मूला गिवन है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और अगर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है तो वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाता है। आई बात समझ में। अब ये 2 से 360 कैंसिल हो जाएगा 180 टाइम्स, तो आपके पास में क्या आ जाएगा पाई आर इंटू थीटा अपॉन 180। पाई आर थीटा अपॉन 180 मीन्स फर्स्ट जो होगा वो आंसर हो जाएगा इसका, फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल्ड देन इट्स एरिया बिकम्स। देखो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सपोज प्राइमरी एरिया है। नाउ अब रेडियस क्या कर दी, सपोज रेडियस R2 जो है वो डबल कर दी है किससे, R से। ठीक है, तो एरिया जो होगा A2 वो क्या हो जाएगा इस सर्कल का, पाई ऑफ R2 का स्क्वायर। आई बात समझ में। सब्स्टिट्यूट करूंगा R2 की वैल्यू 2R के इक्वल, तो ये 2R स्क्वायर हो जाएगा। 2R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 पाई इंटू R स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है, ये तो A1 की वैल्यू है, इसका मतलब A2 जो है वो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ A1। समझ में आया। इसका मतलब ये जो A2 आ जाएगा वो पहले एरिया का क्या हो जाएगा 4 टाइम्स आ जाएगा, मीन्स ये इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। ओके, तो इस तरीके से जो सेक्शन ए था गुजरात बोर्ड के पेपर का, मैथमेटिक्स का जो मैथ्स बेसिक का पेपर था लास्ट ईयर का 2022-23 का, उसका हमने सेक्शन ए इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोज में हम सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपका नोटिफिकेशन मिले, तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।